हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम्बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमने पीआईबी से लिए हुए हैं। और डेट है 14 से लेके 16 जून तक, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक यूएन डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड एक समिट हुई थी। तो उसमें उन्होंने की नोट एड्रेस दिया है। ये एड्रेस का लिंक है। ये पीआईबी से हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ना। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ जो है डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपका आता है। ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिस किसी भी एग्जाम में होगा, आर यूपीएससी होने दो, आरबीआई रहने दो, नाबार्ड में भी, तो ये टॉपिक वहाँ पे रिलेवेंट है। ठीक है। तो इसीलिए हमने ये रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है। तो सबसे पहले देखते हैं ये डेजर्टिफिकेशन होता क्या है। नॉर्मली अगर आप इस वर्ड के मीनिंग पे जाएंगे तो डेजर्टिफिकेशन मतलब आप सोच सकते हैं कि डेजर्ट बढ़ रहा है। मतलब जो गुजरात में डेजर्ट है या फिर राजस्थान में डेजर्ट डेजर्ट है, तो वो एक्सपांड हो रहा है। लेकिन इसका ऐसा मतलब नहीं होता है। डेजर्टिफिकेशन मतलब यहाँ पे हो रहा है लैंड डिग्रेडेशन। हम जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, है ना, या फिर हम जो अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, उससे लैंड डिग्रेड हो रहा है। लैंड लैंड की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है। तो ये यहाँ पे जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की है, आप ये नोट कर लो। ठीक है। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड इन अरिड, सेमी अरिड एंड ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज, उसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। और ये क्यों हो रहा है? ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ साइल प्रोडक्टिविटी लॉस एंड द थिनिंग आउट ऑफ द वेजिटेटिव कवर। ठीक है। हम जो डेजर्टिफिकेशन, हम जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जो पेड़ काट रहे हैं, या फिर फर्टिलाइजर का हम ओवर यूज कर रहे हैं, या फिर ओवर ग्रेजिंग हम कर रहे हैं, है ना, उसकी वजह से ये लैंड डिग्रेड हो रही है। तो ये इसकी इस पे क्वेश्चन बहुत बार यूपीएससी में भी आते हैं, आरबीआई में भी आते हैं, स्टेट रिलेटेड जो पीएससीज होते हैं उसमें भी इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो क्योंकि ये पूरा मामला अभी न्यूज़ में है तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो आप ये नोट कर लो डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। ये है कि एक कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन का, उसको हम बोलते हैं यूएनसीसीडी। ये होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। मतलब ये डेजर्टिफिकेशन जो हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन जो हो रहा है, उसको रोकने के लिए ये कन्वेंशन बना है। और ये कन्वेंशन कब आया? ये अब आया आपका 1994 में। ठीक है। ये यहाँ पे है 1994। इसके पहले 1992 में एक समिट हुई थी, है ना, जिसको हम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। ये इसके तहत ये यूएनसीसीडी कन्वेंशन बनाया गया। ठीक है। और ये किस लिए है? लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि अगर हम लैंड प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फूड का प्रोडक्शन हम नहीं कर पाएंगे। और जब ये पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको फिर फूड सिक्योरिटी हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए लैंड को प्रोटेक्ट करना, सॉइल को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है। और आए दिन जो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बन सिटीज जो बढ़ रही है, उसकी वजह से हम कॉन्क्रीटाइजेशन कर रहे हैं, फिर उसकी वजह से जो वाटर है वो उसका पर्कोलेशन नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो अनसस्टेनेबल है, ये लॉन्ग टर्म में टिक नहीं पाएगा, है ना। तो इसकी वजह से हमको ये सस्टेनेबल एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। और इसमें इस हाईलाइटेड पार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो कन्वेंशन है ये लीगली बाइंडिंग है। ठीक है। ये लीगली बाइंडिंग है। ये सबको करना ही है। इंडिया को भी करना है, जितने भी पार्टिसिपेंट है यूनिसीसीडी में उनको सबको करना है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये है डेजर्टिफिकेशन का डेटा। ठीक है। दुनिया में डेजर्टिफिकेशन कहाँ कहाँ पे कितना हो रहा है उसका, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये है आपका यूरोप, फिर अफ्रीका, फिर है एशिया, फिर है ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्या है, कॉन्टिनेंट वाइज दिया है। साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, कॉन्टिनेंट वाइज दिया है। और यहाँ पे है जो रीजन्स है डिजर्टिफिकेशन के, ये उसके ये उसका डेटा यहाँ पे दिया है। ठीक है। तो मैं आपको एशिया के बारे में बताता हूँ, बाकी आप इस स्लाइड से देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये जो पोर्शन है ये आपको हाईलाइट कर रहा है ओवर ग्रेजिंग। मतलब एशिया में जो 32% डिजर्टिफिकेशन है वो हो रहा है ओवर ग्रेजिंग की वजह से। कैटल जो 17% कैटल तो सिर्फ इंडिया में ही है,
अगर आप पूरे एशिया का देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा कैटल्स हैं एशिया में, तो उसकी वजह से ये ओवर ग्रेजिंग की वजह से डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। फिर सेकंड चंक है आपका डिफोरेस्टेशन का, मतलब हम जो पेड़ तोड़ रहे हैं, ट्री कटिंग। बहुत रीजन है ट्री कटिंग के। इंडस्ट्री के लिए हम तोड़ रहे हैं, फिर अर्बन एरियाज के लिए हम तोड़ रहे हैं, कुछ झूम कल्टीवेशन में भी टूट रहा है, ट्राइबल लोग तोड़ देते हैं, है ना। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जूम कल्टीवेशन चलता है तो वहाँ पे भी ट्री कटिंग होता है। फिर है आगे का चंक है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। एग्रीकल्चर में क्या होता है, हम ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं तो उससे सैलिनिटी बढ़ता है ना, सॉइल की सैलिनिटी बढ़ती है। फिर हम फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है एग्रीकल्चर में, है ना। हम जो मल्टीपल क्रॉप लेते हैं तो उसकी वजह से भी लैंड की जो हेल्थ है, सॉइल की हेल्थ, वो कम होती है। तो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर सेक्टर भी एक वन ऑफ द रीजन है डिजर्टिफिकेशन का, ठीक है। फिर आगे का चंक है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वेजिटेटिव कवर फॉर डोमेस्टिक यूज, ठीक है। तो ये सब मेजर रीजन है डेजर्टिफिकेशन के एशिया में। और यही सब रीजन बाकी जगह पे भी है, लेकिन उसका जो डिग्री है, मतलब उसका जो क्वांटम है वो कम ज्यादा हो रहा है, तो वो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जनरल स्टडीज में आप ये डायग्राम कोड कर सकते हो। आपको आंसर राइटिंग में ये ग्राफ्स कोड करने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं, तो ज़्यादा मार्क्स आते हैं। उसमें वहाँ पे आप ये डायग्राम यूज़ कर सकते हो। जो भी ज्योग्राफी ऑप्शनल से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये वाइटल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और ये ऑथेंटिक सोर्स है, यूएन के साइट से हमने लिया है। ये यूएनडीपी का एक रिपोर्ट आया था नए, वहाँ से ये लिया है, ठीक है। तो आप सोर्स के बारे में आप चिंता ना करें, और ये डायग्राम आप यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इसराइल में रिजिम चेंज हुआ है। वहाँ पे पहले प्राइम मिनिस्टर थे बेंजामिन नेतन्याहू, अभी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है नाफ्ताली बेनेट, ठीक है। इसराइल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, और वो हमारे बायलैटरल रिलेशन भी इसराइल के साथ बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए वहाँ पे अगर रिजिम चेंज होता है तो उसका इंडिया पे फर्क पड़ता है, इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन पॉलिटिकल सिनारियो पे, हमारे उनके साथ अभी रिलेशन कैसे बनेंगे, तो उस पे ये फर्क पड़ता है। तो जो भी बैंकिंग से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। नाफ्ताली बेनेट, ये अभी नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इसराइल के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम से रिलेटेड एक न्यूज़ पीआईबी पे है, जिसमें व्हाइट गुड का मेंशन किया गया है। तो पहले देखते हैं ये व्हाइट गुड क्या है ना। ये ऐसी जो टर्मिनोलॉजीज है ये यूपीएससी, आरबीआई और नाबार्ड में बहुत पूछते हैं, बैंकिंग में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और रही बात ये पीएलआई स्कीम की, तो ये पीएलआई स्कीम मैंने इसके पहले वाला जो वीडियो है, मतलब 13 जून का, 10 से 13 जून का जो भी कवरेज है पीआईबी का, उसमें ये पीएलआई स्कीम कवर की हुई है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो वो आप वीडियो वो देख लो, ठीक है। व्हाइट गुड के बारे में इसमें हम बात करेंगे। व्हाइट गुड्स क्या होते हैं, जनरली ये व्हाइट गुड्स होम अप्लायंसेस को बोलते हैं। होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक जो अप्लायंस होते हैं, होम अप्लायंसेस, उनको व्हाइट गुड बोलते हैं। इनको व्हाइट गुड क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले ना ये सभी अप्लायंसेस व्हाइट कलर में ही आते थे। आप फ्रिज ले लो, गीजर ले लो, है ना, आप ओवन ले लो, वॉशिंग मशीन ले लो, एसी ले लो, तो ये व्हाइट में आते थे। अभी तो खाला इसमें बहुत कलर्स आते हैं, कलरफुल हो गया है अभी, लेकिन ये पहले व्हाइट कलर में ही आते थे, इसलिए इनको व्हाइट गुड अभी भी बोला जाता है, ठीक है। तो व्हाइट गुड मतलब क्या है, ये होम अप्लायंसेस है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस, यहाँ पे फोटो भी मैंने दी है, तो ये आपको ध्यान में रहेगा कि व्हाइट गुड किसको बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड पीआईबी से मैंने ली है। यहाँ पे डब्ल्यूपीआई के बारे में बात चल रही है। डब्ल्यूपीआई मतलब क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स में ये जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमपीएससी यूपीएससी में भी बहुत बार पूछते हैं। ये वाइट होलसेल प्राइस इंडेक्स का ये ब्रेकअप है, कि भाई अगर 100 यूनिट का डब्ल्यूपीआई है तो उसमें उसका ब्रेकअप क्या है। प्राइमरी आर्टिकल्स को 22.6% वेटेज है, फिर फ्यूल एंड पावर को 13.2 है, और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स का वेटेज सबसे ज़्यादा है 64.2, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन एमपीएससी में भी आते हैं, जो स्टेट सर्विस है ना एमपीएससी की, वहाँ पे भी ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप 2018 का पेपर उठा लो, उसमें आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, 2018 और 2019, है ना। आगे बढ़ते हैं कि ये डब्ल्यूपीआई इंडेक्स होता क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स होता क्या है।
तो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स ये होता है कि जब कोई मैन्युफैक्चरर, होलसेल होलसेलर जो कोई माल बेचता है, तो उसके एंड पे क्या महंगाई है, मतलब क्या कितना प्राइस लेवल अभी चल रहा है, तो उसको बोलते हैं आप होलसेल प्राइस इंडेक्स। उसका टेक्निकल डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। कोई बड़ा ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को बेच रहा है, छोटे वाले ट्रेडर को, है ना, तो उसको बोलते हैं डब्ल्यूपीआई इंडेक्स। बेसिकली ये क्या है, महंगाई टैप करता है आपकी। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप होलसेल पे अगर ग्राउंडनट खरीद रहे हो, ठीक है, तो आप तो रिटेल दुकान से खरीदते हो बाजार में जाके, कंज्यूमर। लेकिन ये जो ग्राउंडनट वाला जो दुकानदार है, ये आगे वाले बड़े ट्रेडर से खरीदता है ना। तो ये बड़ा ट्रेडर हो गया, बिग बुल, ये छोटे ट्रेडर को बेचता है। तो इस लेवल पे जो महंगाई होती है उसको हम होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। इंडेक्स मतलब वो महंगाई वो टैप कर रहा है, इसलिए इंडेक्स बोलते हैं उसको। लेकिन इस लेवल पे जो इंडेक्स इन्फ्लेशन होता है उसको होलसेल प्राइसिंग बोलते हैं हम, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं आप। तो ये वो है। तो ये रिलीज कौन करता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है। और ये हर मंथ रिलीज होता है। इसका बेस ईयर है 2011-12, और इसमें टोटल कमोडिटी जो है 697 है। मतलब इन 697 कमोडिटीज का प्राइस हर महीने चेक होता है कि हर महीने ये प्राइस कितना बढ़ रहा है ना। और वो प्राइस कंपेयर होता है कहाँ किससे, 2011-12 से। ठीक है। तो इसको हम होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। इसके अलावा एक सीपीआई भी होता है, जिसको आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हो। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, जो रिटेल से हम खरीदते हैं, आप और मैं जो फाइनल कंज्यूमर है, वो जब रिटेल स्टोर से जाके सामान खरीदता है तो उसको आप सीपीआई बोलते हो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है। तो ये अलग बात है, ये इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हमारा चल रहा है डब्ल्यूपीआई। ठीक है। तो ये है मेजर कंपोनेंट्स डब्ल्यूपीआई के, ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। आप इतने कंपोनेंट्स नोट कर सकते हो जिससे कि आपको एक आइडिया आएगा कि डब्ल्यूपीआई में कौन से आर्टिकल है। ठीक है। ये हाईलाइटेड आर्टिकल्स आप नोट कर लो। अब आते हैं हाउ वी कैलकुलेट डब्ल्यूपीआई। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि डब्ल्यूपीआई कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए, जैसे हमने पहले कहा कि जैसे 697 कमोडिटीज डब्ल्यूपीआई में आते हैं, तो इन 697 का प्राइस जो है वो हर मंथ कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, हर महीने कैलकुलेट होगा। तो मान लो अगर ये 697 कमोडिटीज का आज का प्राइस है, मान लो 5,000 रुपये। ठीक है, आज का प्राइस। लेकिन बेस ईयर क्या है, हमारा बेस ईयर है 2011-12। बेस ईयर है 2011 और 12। तो 2011-12 में इसका प्राइस कितना था, मान लो 4,000 है। तो प्राइस बढ़ा कितना, प्राइस बढ़ा कितना है, प्राइस बढ़ा है 5,000 माइनस 4,000। ठीक है। तो मतलब 1,000 बढ़ा है, 1,000 बढ़ गया ये 10 साल में। आज 2021 चल रहा है, ये 21 का प्राइस है और ये 2011-12 का प्राइस है। तो 10 साल में 1,000 रुपया बढ़ा। अब ये 1,000 रुपया कितने रुपए पे बढ़ा, 4,000 रुपये में। तो इसका परसेंटेज कितना हुआ, ये गया, ये 4 और ये 25। तो मान लो कि डब्ल्यूपीआई 25% है। ठीक है। इतना है नहीं, आज की डेट में ये अराउंड 9 से 10% में चल रहा है, करंट लेवल। तो ये मैंने आपको समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बताया है। ठीक है। आज की प्राइस निकालते हैं पहले, आज की करंट लेवल पे प्राइस क्या है, फिर उसको कंपेयर करते हैं बेस ईयर से। तो इससे आपको डिफरेंस मिलेगा, और वो डिफरेंस को आप परसेंटेज निकालो बेस ईयर की प्राइसिंग से, तो आपको डब्ल्यूपीआई का वैल्यू मिलेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये रिसेंटली ये नाफेड न्यूज में था। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाफेड लॉन्चेस फोर्टिफाइड राइस ब्रान ऑयल। तो ये नाफेड जो है ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है, एफसीआई हो गया, फिर नाबार्ड हो गया, है ना, एएफओ हो गया, तो उसके करंट अफेयर में ये सब चीजें पूछी जाती है। नाफेड, नाफेड क्या है देखते हैं। नाफेड है नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं नाफेड। ये नाफेड का लॉन्ग फॉर्म है। ये कब फॉर्म हुई, ये 1958 में फॉर्म हुई। ठीक है। और इसका मेन पर्पस क्या है, नाफेड वाज सेट अप विद द ऑब्जेक्ट टू प्रोमोट कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ठीक है। ये इसका मेन पर्पस है। ठीक है। तो ये आप नोट कर लो, ध्यान में रखो। नाफेड एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आप अगर कुछ इसका जो लॉन्ग फॉर्म है, नाबार्ड जैसे एग्जाम में पूछते हैं। अगर आप यूपीएससी अटेम्प्ट कर रहे हो तो एग्री से रिलेटेड जो भी आप आर्गुमेंट दे रहे हो
उसमें अगर नाफेड जैसी ऑर्गेनाइजेशन का, नाबार्ड जैसी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर ट्राइफेड जैसी ऑर्गेनाइजेशन का आप मेंशन करते हो तो आपके आंसर को एक क्रेडिबिलिटी आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये योगा डे से रिलेटेड एक न्यूज पीआईबी पे आई थी, ये उसका स्क्रीनशॉट है ना। और योगा डे से रिलेटेड आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि योगा डे 21 जून को होता है। ठीक है, और इस साल उसका थीम है बी विथ योगा बी एट होम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लो। फिर आते हैं, ये ट्राइबल मिनिस्ट्री से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन है जहाँ पे मिशन वंदन का जिक्र किया है। ये मिशन वंदन ये इसकी ट्राइबल से रिलेटेड जो भी स्कीम्स है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हर पीसीएस में भी पूछा जाएगा, यूपीएससी में भी पूछा जाएगा, बाकी जो रेगुलेटरी बॉडीज है उसमें भी ये स्कीम्स पूछी जाती है। ठीक है, ट्राइबल से रिलेटेड आरबीआई नाबार्ड की एग्जाम में भी। ठीक है, तो ये मिशन वंदन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं ये मिशन वंदन है क्या। ये मिशन वंदन आप आता है आपका ट्रैवल मिनिस्ट्री के अंडर, और उसको एग्जीक्यूट करता है ट्राइफेड। ठीक है, अब ये 2018 में लॉन्च हुई थी और इसका काम क्या है? टू प्रमोट टू इम्प्रूव ट्राइबल इनकम थ्रू वैल्यू एडिशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब ये वैल्यू एडिशन क्या होता है ट्राइबल प्रोडक्ट्स में, हम अभी देखते हैं। ये देखिए, ये आप इमेजेस देख रहे हैं, ये सब बाम्बू से बनी हुई है। ये बाम्बू से बनाया है, फिर ये टेबल लैंप, फ्लोर लैंप बाम्बू से बनाया है, फिर ये बास्केट बनाया है। ठीक है, ये फ्लावर पॉट जैसा कुछ है, ये भी बाम्बू से बनाया है। तो ये क्या हुआ, बाम्बू क्या है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, फिर उसका वैल्यू एडिशन इन्होंने किया। तो कोई किसी ट्राइबल में अगर स्किल है ऐसी वैल्यू एडिशन करने का, तो उसको एक मार्केट प्रोवाइड करना चाहिए ना गवर्नमेंट ने। तो वो मार्केट प्रोविजन का काम और उनके इनकम ऑगमेंटेशन का काम ये ट्राइफेड ये मिशन वंदन करता है। ठीक है, ये उसी के लिए लॉन्च किया है ये मिशन वंदन। तो ये चीज़ है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे अलग और कुछ आर्टिकल्स है, ये ट्राइबल्स ने बनाए हैं। ठीक है, और इसमें फॉरेस्ट प्रोड्यूस यूज हुआ है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी एक न्यूज़ पीआईबी पे आया था, तो मुझे लगा कि ये आपको आइडिया होना चाहिए कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है और कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ दो फ्रेट कॉरिडोर है अभी, फिर एक है ईस्टर्न कॉरिडोर, एक है वेस्टर्न कॉरिडोर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये है, जैसे यूपीएससी में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में और आरबीआई में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि ये ईस्टर्न कॉरिडोर का जो लेंथ है वो वेस्टर्न से ज़्यादा है। ठीक है, ये 1500 है लगभग, और ये लगभग 1800 है ईस्टर्न वाला। ठीक है, ये आप ध्यान में रखो, ईस्टर्न वाला बड़ा है। और ईस्टर्न वाला कहाँ से है? लुधियाना से डानकुनी तक, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और ये जो है आपका दादरी से लेके जेएनपीटी तक है, वेस्टर्न वाला। ठीक है, जेएनपीटी ये मुंबई में है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखो। और जो भी ज्योग्राफी ऑप्शनल से रिलेटेड बंदे हैं वो ये मैप निकाल सकते हैं। अच्छा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है, आपके स्टडी में भी इसको यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ऐसे कई न्यूज़ होते हैं जिसपे कुछ मतलब स्क्रीनशॉट या इंफॉर्मेशन नहीं बनता है, बट फिर भी वो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो उसपे एक हम पूरी न्यूज़ कवर ना करके उसपे हम एमसीक्यू बेसिस पे उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक विवाटेक कॉन्फ्रेंस कल हुआ है, वो किस लिए है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, इन ऑप्शन ऑप्शन में से एक आंसर है, और ये इंपॉर्टेंट समिट है जो G7 पेरिस समिट अभी हुआ है ना। G7 में हमको इंडिया को इनवाइट किया गया था, तो पेरिस में ही एक ये दूसरी एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं हमारे, उन्होंने इसको एड्रेस किया है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई है विवाटेक, इसका आप गूगल करो और इस पे पढ़ लो और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दो। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे उसी कॉन्फ्रेंस में हुई है, यहाँ पे ये मैंने स्क्रीनशॉट, ये मोदी जी का एड्रेस है, ये उन्होंने बातें उस कॉन्फ्रेंस में कही है, तो वहां से ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये एक क्वेश्चन भी बनता है, ये क्वेश्चन का आंसर, इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट अप्रूव्स डीप ओशन मिशन। ये डीप ओशन मिशन क्या है? पहली बात तो ये किसके अंडर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर। ठीक है, तो इसके अंडर ये मिशन आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये किस लिए है? टू एक्सप्लोर डीप ओशन फॉर रिसोर्सेज एंड डेवलप डीप सी टेक्नोलॉजीज फॉर सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज। ठीक है, ओशन बहुत ही ज़्यादा रिच होता है नेचुरल रिसोर्सेज में। वो ओशन से हमको सैंड मिलता है, फिर वहाँ से हमको डायमंड्स भी मिलते हैं, फिर सीवीड मिलता है वहाँ से, है ना।
फिर फिशेस है मिलते हैं वहाँ से, ये हम खाते हैं लोग इसको, फूड सिक्योरिटी देता है ये। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सस्टेनेबल होनी चाहिए। अगर आप डीप सी में कुछ करते हो एक्सप्लोरेशन, जैसे मुंबई हाई में हम ऑयल निकालते हैं, बॉम्बे के बाजू में है, वहां से क्रूड ऑयल हम निकालते हैं, तो उससे क्या है, जो इकोसिस्टम है, मरीन इकोसिस्टम, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हमको टेक्नोलॉजी चाहिए, तो उसके लिए है ये डीप ओशन मिशन। ठीक है, इसका टोटल आउटले क्या है, 4077 करोड़। ठीक है, और ये कितने साल के लिए चलेगा, फॉर 5 years। तो दिस इंफॉर्मेशन इज important। ओके, सो यू शुड टेक नोट ऑफ दिस। देर आर 6 major components under this mission। which are these 6 major components? फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर डीप सी माइनिंग, है ना। सेकंड इज डेवलपमेंट ऑफ ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज। तो ये 6 मिशन है, ये आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सेलेंस प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश्ड अंडर इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। अब ये इंफॉर्मेशन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के से रिलेटेड है, और रिसेंटली एफसीआई का एग्जाम भी ड्यू है ना, और नाबार्ड का एग्जाम भी ड्यू है। इसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तो इसकी वजह, इससे रिलेटेड हमको ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंडो इजराइल एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट, इससे टेक अवे ये बनता है कि इजराइल के साथ हमारे एग्रीकल्चरल से रिलेटेड संबंध है, बायलैटरल रिलेशन है। ठीक है, इंडिया और इजराइल के बीच में। तो ये इजराइल हमको हेल्प कर रहा है कि कम से कम वाटर यूज करके कैसे फार्मिंग की जा सकती है ना, सस्टेनेबल फार्मिंग कैसे की जा सकती है, उसमें ये इजराइल हमको हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखो। फिर आता है रिसेंटली एक ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज, मतलब ये ब्रिक्स समिट के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस हुआ है। तो वो कहाँ पे हुआ है, ये यहाँ पे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट होस्टेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज। तो इनमें से वो कौन है, ये आपको, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि ये ब्रिक्स समिट से रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर जो भी ये मल्टीलैटरल फोरम्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं ये, और एक ये GEM, जिसको हम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बोलते हैं, GEM सहाय करके एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो उसका पर्पस क्या है, एक बात ये भी ध्यान रखना कि GM सहाय जो है वो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। ठीक है, और उसका पर्पस क्या है वो आप आंसर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। अगर आपको नहीं आता है तो इसका आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है, कोल्ड डेजर्ट जो कि लद्दाख में है, यहाँ पे ना एक स्टडी हुआ है उससे रिलेटेड, कि भाई ग्लोबल वार्मिंग का इस एरिया में क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो उससे एक आउटकम ये निकला है कि ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड हिमालयन रीजन में जो भी ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं, और उसकी वजह से लद्दाख रीजन में ज्यादा अभी बाढ़ आ सकती है। ये देखिए, ये इंडिया का मैप है, और यहाँ पे दिख रहा है आपको लद्दाख, ये लद्दाख है, और यहाँ पे आता है आपका कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, तो ये हिमालयन रीजन है, यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये ग्लेशियर्स अभी मेल्ट हो रहे हैं, तो ये मेल्ट होगा ना, तो इस ये लद्दाख एरिया में फ्लड आने के ज़्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे भी जो ड्वेलिंग्स है, मतलब ह्यूमन सेटलमेंट्स है, उसको इससे खतरा है। ठीक है, तो ये इस न्यूज़ में बताया गया है। तो ये एज अ केस स्टडी आप बहुत जगह पे यूज कर सकते हो, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, जैसे आरबीआई के मेंस पेपर में भी कभी क्वेश्चन अगर पूछ लिया कि क्लाइमेट चेंज का या ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स क्या है, एक्चुअल इफेक्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स पे, तो वहाँ पे आप ये चीज कोट कर सकते हो। ठीक है, एज अ केस स्टडी भी ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले ये लोग ये केस स्टडी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा एक और एमसीक्यूज है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, बट एक छोटी सी न्यूज पीआईबी पे आई थी, लेकिन ये ट्राइबल मिनिस्ट्री से रिलेटेड, ट्राइबल से रिलेटेड जो भी चीजें आती है वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, और इसलिए हमने ये एमसीक्यू कवर किया है। ये आप देख लो कि ये आदि प्रशिक्षण पोर्टल जो है, ये किस, ये ट्राइबल मिनिस्ट्री ने लॉन्च तो किया है, लेकिन ये इसमें पार्टनर कौन है हमारा, है ना, किसके किसके पार्टिसिपेशन से हम ये प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो इसका आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको नहीं आता है तो हम इसका आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। ठीक है, तो
ये सब हो गया पीआईबी से रिलेटेड रिसेंट करंट अफेयर्स, है ना, 16 जून तक के। और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आता है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर दबाइए, ठीक है। ये हमारे कोर्सेज हैं जो कि हमने रिसेंटली लॉन्च किए हैं। अभी रिसेंटली आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन आया है, तो इससे इसका स्टडी आपको शुरू करना है अभी से। तो इसके लिए इससे रिलेटेड हमारे कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।